नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का बेस्ट शो योर मनी। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना सिखाते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि आप अपनी बचत पर मोटा मुनाफा कहां से कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं। अगर आप भी योर मनी में अपने सवाल भेजना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है yourmoney@nw18.com। साथ ही 7045220000 पर आप अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर फेसबुक और एक्स पर लाइव के दौरान आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में दर्ज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवाल हम अपने कार्यक्रम में लें, एक्सपर्ट से उनका जवाब भी लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। हमारे साथ हैं कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी साहब। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका योर मनी में। और आज हम कार्यक्रम शुरू करें इससे पहले हम एक चर्चा करना चाहते हैं। जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तो बड़ी चर्चा होती है, लेकिन सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी कुछ होता है। क्या होता है? धन्यवाद मनोज जी अपने शो में बुलाने के लिए। आपने शो के शुरुआत में एक लाइन बोली कि आपका पैसा बढ़ाने के लिए ये शो है, लेकिन इसमें आप एक लाइन और जोड़ दीजिए कि आपका पैसा बढ़ाने और लंबे समय तक चलाने के लिए ये शो भी है। तो SWP देखिए, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ये एक ऐसा टूल है जो म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इन्वेस्टर्स के लिए बनाया और इतना बखूबी से इसको इन्होंने जो आप बोलते हैं डेवलप किया है। सो सिप हो गई, जैसे लोग सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं, हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, उनका पैसा एक्यूमुलेट होता है, 10 15 20 साल में एक पैसा जमा हो जाता है उनका। और एक समय आता है स्पेशली SWP उनके लिए जो अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं या रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये टूल है। टूल ये बोलता है कि जैसे आपने सिस्टमेटिकली ओवर द ईयर्स आपने मेहनत करके धीरे धीरे पैसा अपना जुटाया, उस पैसे को ग्रो किया और एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट किया, अब समय आ गया है कि आप आराम से उस पैसे का इस्तेमाल करें थ्रू अ सिस्टमेटिक विड्रॉल। सिस्टमेटिक विड्रॉल यानी कि आप महीने या क्वार्टरली जो भी आपकी इच्छा है उसके तरीके से वो पैसा आपको, जब आप जो भी राशि तय करेंगे, आपके पोर्टफोलियो में से वो धीरे धीरे करके आपके मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे आपके अकाउंट में वो आती रहेगी। बट इसमें एक दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि SWP आपकी जो कमाई है उस कमाई से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो थोड़ा सा इसको और खोल के समझाइए कि मान लीजिए मेरा एक SIP चल रहा है, या फिर मैं कहीं ये तय करूं कि एक समय के बाद इसी SIP से मुझे विड्रॉल लेना है, या फिर कि मैं एक मुश्त कहीं निवेश करूं फिर मुझे विड्रॉल मिलेगा। और जो पॉइंट आपने कहा कि आपकी कमाई से ज़्यादा और कम का हिसाब किताब, थोड़ा इसको और एकदम आसान शब्दों में समझना चाहें तो। देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10-20 साल मेहनत करी और उनका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का हो गया रिटायरमेंट के टाइम पे। अब उन्होंने काम करना छोड़ दिया, उनकी जो एक्टिव इनकम है वो बंद हो गई। अब उनकी जो इनकम है वो होगी उनके पोर्टफोलियो से। सो हम उसको 10 लाख के अमाउंट से भी ले सकते हैं, बट मैं 1 करोड़ के अमाउंट से समझाऊंगा तो और भी थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब मान लीजिए पोर्टफोलियो की जो यील्ड है या पोर्टफोलियो की रिटर्न है वो 10% की आती है, तो साल में 10 लाख की कमाई हो गई। और यदि कोई व्यक्ति ये तय कर लेता है कि मैं हर महीने 50,000 रुपया विड्रॉ करूंगा, तो पोर्टफोलियो जो बढ़ रहा है वो 10 लाख से बढ़ रहा है, लेकिन 50,000 रुपया महीना निकाला तो 6 लाख रुपया निकाला। साल के अंत में 1 करोड़ प्लस 4 लाख रुपया बच गया। अब मान लीजिए अगले साल फिर से पोर्टफोलियो ने 8-10% की रिटर्न दी, आप फिर से 6% की ही विड्रॉल ले रहे हैं 50,000 की, तो आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ता जा रहा है और आपका सिस्टमेटिकली विड्रॉल जो हो रहा है वो भी आप यूज कर रहे हैं। अब ये सिलसिला जो है, आप अगर बोले तो 10-20-25 साल तक चलता रहेगा, जब तक आपकी जो कमाई है और जो आप सिस्टमेटिकली मंथली विड्रॉ कर रहे हैं वो अगर कम है आपकी कमाई से, तो ये आपका पोर्टफोलियो कभी भी टूटेगा नहीं। जो कॉर्पस क्रिएट हो रहा है वो बढ़ता भी रहेगा धीरे धीरे और आपकी कमाई भी चलती रहेगी। मान लीजिए 4-5 साल के बाद में आपका यही पोर्टफोलियो जो 4-4 5-5 लाख रुपए आपने छोड़ दिया, वो बढ़ते हुए भी 1 करोड़ 25-30 लाख रुपया हो गया। अब आपके पास एक बैंडविड्थ बन जाएगी कि आप वो जो 50,000 रुपए महीना निकाल रहे हैं उसको आप 60 भी कर सकते हैं, 70 भी कर सकते हैं, बिकॉज कॉर्पस बड़ा होता जा रहा है। ये हो गया एक आइडियल सिनेरियो जो कि सबको ऐसे ही करना चाहिए कि विड्रॉल अपनी कमाई से कम लीजिए। सिनेरियो 2 ये होता है कि किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस क्रिएट किया और वो महीने का लाख रुपया निकाल रहे हैं, तो साल का 12 लाख रुपया निकाल दिया। अब कमाई ही अगर 10 लाख रुपए की हुई और 12 लाख निकाल लिया, तो मनोज जी क्या होगा? 1 करोड़ से 10 लाख की जो कमाई है वो तो अपने खप गई
उसके अलावा 2 लाख रुपए आपका और कम हो गया, विच मीन्स कि अगले साल जब शुरुआत होगी या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप आएंगे तो 98 लाख का पोर्टफोलियो रह जाएगा, यानी आपका जो कॉर्पस जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया। अगर ये वाला पैटर्न रहा कि कमाई कम है और आप जो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं वो ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं थोड़े सालों के बाद में आपके पोर्टफोलियो बहुत कम रह जाएगा। तो ये परिस्थिति से बचे, एसडब्ल्यूपी का इस्तेमाल करें, लेकिन उतना इस्तेमाल करें, उतना विड्रॉल करें जो आपकी कमाई से थोड़ा कम हो, ताकि आपका पोर्टफोलियो बचा रहे और बढ़ता भी रहे। एक सवाल ये भी है विकास जी कि एसडब्ल्यूपी के बारे में क्या हमें अभी से ही प्लान करना चाहिए कि जो हम अपना एक लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्या हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें एसडब्ल्यूपी की ज़रूरत पड़ेगी और ये सारे डिसीजंस हमें कब इम्प्लीमेंट करने होंगे, अभी करने होंगे या हम पहले इकट्ठा कर लें बाद में सोचें, या इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं या गलतियाँ हैं जो आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है मनोज जी, बिकॉज एसडब्ल्यूपी तब करना चाहिए जब पैसे की जरूरत है या आप रिटायर हो चुके हैं उस समय। और बहुत अच्छी चीज क्या है कि एसडब्ल्यूपी ट्रिगर करने में या उसको रजिस्टर करने में मुश्किल से 5 to 6 वर्किंग डेज का टाइम लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास अभी 15 साल 20 साल बचे हैं रिटायरमेंट के लिए, 5 या 10 साल भी बचे हैं, तो अभी एसडब्ल्यूपी ट्रिगर करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आपको ने लगा कि अब आपने काम करना बंद कर दिया है और जो आपका कॉर्पस क्रिएट हो गया है, उस समय जो है आप अपना पोर्टफोलियो से एसडब्ल्यूपी ट्रिगर कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला 5-7 वर्किंग डेज के अंदर हो जाता है। तो यदि आपने आज मंडे को किसी मंडे को अपने रिक्वेस्ट प्लेस कर दी फंड हाउसेस के साथ में कि मेरे को एसडब्ल्यूपी चाहिए, इतना अमाउंट का चाहिए, तो लगभग अगले मंडे से उनका पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो इट इज वेरी वेरी इजी, इसमें कोई भी टेक्निकल चीजें नहीं है। बट हाँ, एसडब्ल्यूपी तब ट्रिगर करें जब आप उस पड़ाव पे पहुंच जाए जहां पे अब आपको पैसे की जरूरत है। चलिए, तो मेरे ख्याल से एसडब्ल्यू पर इतना ज्ञान काफ़ी है अभी के लिए। और अब हम शुरू करते हैं अपने कॉलर्स का सिलसिला। हमारे साथ मनोज दास हैं बंगलुरु से, 44 साल की उम्र है और 51,253 रुपये का एसआईपी है। तो बताएं मनोज जी, क्या है आपका सवाल? हेलो, हाँ जी। तो मेरा नाम मनोज कुमार है, तो मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। जो जैसे मेरा उम्र है 44 और मंथली से मेरा चल रहा है अभी 15,000 का। हमारा टारगेट 10 इयर्स में 1 करोड़ है और मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू है अभी 13,60,000। एंड मेरा जो फंड जो चल रहा है अभी एसबीआई कंट्रा फंड, जो उसमें 6,000 और पराफ्लेक्सी कैब 5,000, HDFC स्मॉल कैप 6,000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 6,000। जी जी, आपका पोर्टफोलियो है हमारे पास, आप जानना क्या चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि मेरा जो प्रोफाइल, जो मेरा जो फंड है, तो वो सब सही है कि नहीं, और उसके अलावा मैं कुछ लमसम भी डाला हूँ तो वो सब सही है कि नहीं, और कुछ चेंजेस करना है तो मुझे थोड़ा बताएंगे। और ये सब चीज मुझे जानना चाहिए। और 10 साल में मुझे एक करोड़ फंड में जुटा सकता हूँ कि नहीं? जी ठीक है। तो विकास जी, पोर्टफोलियो तो लंबा चौड़ा है इनका, लेकिन सब बातें स्पष्ट इन्होंने लिखी हुई हैं। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, पहला ऑब्जर्वेशन यही है, जैसा आपने बोला कि इनकी नंबर ऑफ स्कीम्स काफी सारी हैं। तो पहले आपको दास जी अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। सो अगर छोटे से कुछ सजेशंस हैं जो मुझे लगता है आपको करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने आईसीआईसीआई प्रू के ही 5 फंड लिए हुए हैं, तो उसको कंसोलिडेट करिए। उसमें आप क्या करें कि देखिए, आईसीआईसीआई प्रू एसेट एलोकेटर में आपको गोल्ड का एक्सपोजर भी मिलता है। तो यदि वहां पे आपको गोल्ड का एक्सपोजर है तो फिर एक एक्स्ट्रा गोल्ड फंड लेने की जरूरत नहीं है। तो आप मर्ज कर दीजिए। आप अपना आईसीआईसीआई प्रू गोल्ड सेविंग्स फंड में जो आपने निवेश किया उसका सिप अगर कर रहे हैं, बंद कर दीजिए और आप आईसीआईसीआई प्रू एसेट एलोकेटर का सिप स्टार्ट कर दीजिए और उसमें मर्ज कर दीजिए जब आपका एग्जिट लोड ना हो और आपको टैक्सेशन के हिसाब से भी आप देख लें आपको सही बैठता हो। एक तो ये करें। दूसरा, आप आईसीआईसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को और आईसीआईसीआई का जो रिटायरमेंट फंड है उसको मर्ज करके आईसीआईसीआई प्रू का ही जो मल्टी कैप फंड आपने लिया हुआ है उसमें आप मर्ज कर दीजिए और इसमें सिप स्टार्ट करें। बहुत अच्छा फंड है, तो आपको इसमें सिप स्टार्ट करने की जरूरत है आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड में। तीसरा एक छोटा सा चेंज ये है कि बंधन में आपका 10,000 का जो एसआईपी चल रहा है स्मॉल कैप फंड में, आप कंटिन्यू रखें बट उसके अमाउंट को रिड्यूस कर दें। तो 5,000 रुपया उसको कर दीजिए। वो जो 5,000 रुपया बचता है आपका, वो आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप में आप जो है अपना सिप स्टार्ट कर दें। तो ये 2-3 चेंजेस हैं। इसके अलावा एक्सिस, आपने निपॉन का एक लार्ज कैप फंड लिया हुआ है,
अगर आप उसको विड्रॉ भी कर लेते हैं और 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं होता, अगर उस एम्बिट में आप आते हैं तो उसको आप विड्रॉ करके आप पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में उसको वापस डिप्लॉय कर दीजिए। तो ये कुछ जो चेंजेस हैं मुझे लगता है आपको करनी चाहिए टारगेट के हिसाब से, क्योंकि आपका 51,000 का सिप चल रहा है, आपका ऑलरेडी एक लमसम का अमाउंट भी जमा हो गया, तो अगर मैं इसको 12% की ग्रोथ रेट से भी लेता हूं तो भी 10 साल में आप इजीली अपना 1 करोड़ जो है टारगेट पूरा कर लेंगे, बल्कि 1,56,00,000 के आसपास आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा यदि 12%, और 12 से ऊपर की अगर CAGR रही तो ऑब्वियसली इससे भी बड़े पोर्टफोलियो की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस बोली हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में ला सकते हैं। चलिए, तो मेरा ख्याल है इनको उत्तर मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ हैं सिद्धार्थ मेनन US से, और थोड़ी अलग किस्म की इनकी क्वेरी भी है। अमेरिका से बात कर रहे हैं तो थोड़ा अलग किस्म के ये हमारे कॉलर भी हैं, वहाँ से CNBC आवाज़ को देख रहे हैं और 38 साल के हैं। सिद्धार्थ, पूछिए अपना सवाल। सर हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी बोले। आपने तो मेरा पोर्टफोलियो देखा ही होगा, और मैंने बीच में 1 साल के लिए पॉज किया था SIP, और अभी वापस मैं 80,000 रुपीज मंथली इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे कि मेरा अभी जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो मुझे अभी और वही पोर्टफोलियो रखना है कि और चेंजेस लाना है? जी, तो इन्होंने ये निर्णय लिया कि क्राइसिस की वजह से SIP को रोका जाए और अब फिर दोबारा से शुरू करना है। विकास जी बताएं इनकी क्वेरी के बारे में। सिद्धार्थ जी, ब्रॉडली आपका पोर्टफोलियो मुझे बहुत अच्छा लगा, सो आई डोंट सजेस्ट यू कि आप बहुत ज़्यादा उसमें कोई चेंजेस करें। यस, आपने जो बोला है कि आप फिर से अपना SIP स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इट्स अ गुड आइडिया। माइनर चेंजेस विच आई फील कि आपको पोर्टफोलियो में करनी चाहिए, जैसे आपने HDFC का एक लार्ज कैप फंड लिया हुआ है, अगर आप उसकी जगह HDFC निफ्टी टॉप 100 कर लेंगे, तो लार्ज कैप फंड बेसिकली क्या होता है कि जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं कैपिटल मार्केट्स की, उसका एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं फंड मैनेजर। सो यदि आप निफ्टी टॉप 100 इंडेक्स फंड ले लेते हैं तो आपकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो नीचे आ जाएगी, और आपको एक ब्रॉडर एक्सपोजर मिल जाएगा, जिसमें नॉट ओनली लार्ज कैप बट निफ्टी की नेक्स्ट 50 जो कंपनीज हैं उसका भी आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। तो ये एक चेंज है जो मुझे लगता है आपको करनी चाहिए। आपकी क्वेरी और भी है कि आप अपनी डॉटर के लिए कौन सा फंड लें, HDFC का गिफ्ट फंड है या SBI का चिल्ड्रन जो फंड है। तो इस फंड्स में अगर आप कैटेगरी में देखें तो दोनों बहुत अच्छे फंड हैं, बट इफ यू हैव टू चूज वन फंड तो SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड आप जो है वो ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें 2 ऑप्शंस आती हैं, एक SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान है और एक सेविंग्स प्लान है। गो फॉर इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये आप जो है अपना आपका जो क्वेरी था वो कर लीजिए। और थर्ड, अगर मैं क्योंकि 80,000 का सिप आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं, 10,000 अगर आप अपनी डॉटर का करते हैं, सो 90,000 के आसपास का जो आपका SIP है प्लस अ स्मॉल कॉर्पस जो आपने क्रिएट किया हुआ है, अगर मैं इसको लेके चलता हूं, इवन इफ आई टेक 15% का कैगर, तो आपका पोर्टफोलियो 2.5 करोड़ के आसपास हो जाएगा 10 साल में। टू रीच ए टारगेट ऑफ 3 करोड़ आपको थोड़ा सा एक एडिशनल सिप करना पड़ेगा, अनदर 15,000। सो यदि आप 1,05,000 के आसपास का सिप कर सकते हैं, सो वेल एंड गुड, देन तो आपका इजीली 10 इयर्स में टारगेट पूरा हो जाएगा। बट फॉर सम रीजन अगर आपको लगता है कि आप अभी फिलहाल 90,000 ही करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए अपना टारगेट एक्सटेंड कर दीजिए। एज सच आपने जैसे बोला है कि यू आर 38, तो बाय द टाइम यू आर 60, आपने 10 इयर्स का बोला, तो आप उसको 11 या 12 इयर्स का भी अगर आप कर देते हैं, तो बाय द टाइम यू आर 50 आपका ये टारगेट जो है इजीली अचीव हो जाएगा। सो आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन अचीविंग द टारगेट। स्मॉल चेंज जो मैंने आपको बताया वो आप कर लीजिए। जी, तो हमारे सभी जो जागरूक निवेशक हैं उनकी क्वेरीज हम लेते हैं योर मनी में, और बाकी लोगों को जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं इंस्पायर करते हैं कि आप भी इस रास्ते पर आइए। तो आज भले आपके पास पैसा ना हो, कल आपके पास आपका ही पैसा होगा बढ़ के। अगले कॉलर हमारे साथ हैं रवि, रायपुर से, 45 साल के हैं और 17,700 की SIP कर रहे हैं। बताएं रवि जी, क्या है आपके मन में प्रश्न? सर नमस्कार सर, मैं रवि रायपुर से बोल रहा हूँ सर। जी जी। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ सर, और मैं अभी 17,700 की SIP कर रहा हूँ। कुछ SIP मेरी 2018 से है, कुछ 2019 से, कुछ 2020 से है, कुछ 2024 में मैंने स्टार्ट किया है। इसको थोड़ा पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना है सर, और मेरा जो टारगेट है 1 करोड़ का 10 साल में, अगले 10 साल में वो पूरा हो पाएगा कि नहीं। अभी मेरी वैल्यूएशन जो है लगभग 14 लाख के आसपास है मेरे पोर्टफोलियो की। जी, विकास जी बताएं।
देखिए रवि जी, आप ऐसे फंड सिलेक्शन आपकी बहुत अच्छी है, बट फिर भी हमें लगता है कि थोड़ा ओवरलैप ना हो पोर्टफोलियो में, उसके लिए माइनर चेंजेस सजेस्ट करता हूं। जैसे एक्सिस मिड कैप को आप बंद कर दीजिए और उसका जो सिप अमाउंट है वो कोटक फ्लेक्सी कैप में बढ़ा दीजिए। एक ये चेंज करें। आपके पास 2 फोकस फंड है, उसमें आप एसबीआई फोकस्ड को बंद करके एसबीआई का ही कॉन्ट्रा फंड है उसमें सिप शुरू कर दें, और एचडीएफसी के फोकस फंड को आप कंटिन्यू रखें। बाकी आपके ओवरऑल फंड्स मुझे बहुत अच्छे लगे, तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। 14,50,000 के आसपास आपका जो है लमसम जमा हो गया, 17,700 की आप सिप कर रहे हैं। अगर मान लीजिए पोर्टफोलियो आपका 15% से ग्रो करता है, तो आप बहुत ही इजीली 1 करोड़ अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। हाउएवर ये अगर ये 12% से ग्रो किया, तो ये कुछ 15-16 लाख से शॉर्ट हो सकता है 1 करोड़ के टारगेट के लिए। तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। जब जब आपको मौका लगे, बीच बीच में आप टॉप अप करते रहें, इन फंड्स में एडिशनल परचेज करते रहें, या सिप को स्टेप अप भी करेंगे, तो भी टारगेट आप बड़े अच्छे से कंफर्टेबली अपना अचीव कर लेंगे। जी, तो थोड़ी बहुत बदलाव के साथ आप अपने टारगेट पर पहुंच जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर मनी, जिसमें हम ले रहे हैं अपने व्यूअर्स की क्वेरीज, उनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज पर हम सलाह दे रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट है विकास पुरी साहब, कंप्लीट सर्कल कैपिटल से। और अगली क्वेरी हमारे पास है दीपक कुमार, मदुरई से है, और 41 साल के हैं, 55,000 की एसआईपी कर रहे हैं। दीपक जी, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि एक्चुअली इस स्ट्रेटजी से, और हर साल अगर मैं 10% या 15% स्टेप अप करूं, तो क्या मैं अपना गोल अचीव कर पाऊंगा 10 करोड़ का? जो उस गोल से मेरी डॉटर का एजुकेशन और मैरिज दोनों उसमें शामिल है। रिटायरमेंट के लिए मेरे पास अलग से एनपीएस है, उसका लमसम अराउंड 45 लाख एक्यूमुलेट हो गया है, और म्यूचुअल फंड से अराउंड 55-56 लाख एक्यूमुलेट हो चुका है। ठीक है, तो विकास जी, हमें फोकस करना है 10 साल में जो इनका लक्ष्य है 10 करोड़ का, वो कैसे अचीव होगा? देखिए दीपक जी ने ऑलरेडी एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर दिया है, और अगर मैं इनका जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है उसको अगर मैं ले लूं, तो रफली इनका जो टारगेट है 12% की अगर सीएजीआर से भी लेता हूं, तो 10 करोड़ के आसपास इनका टारगेट जो है अचीव हो सकता है। हाउएवर इसमें दीपक जी मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा सजेशन ये दूंगा कि आपका एक एक्सिस ओवरसीज का जो फंड है, अगर उसमें एक कॉर्पस क्रिएट हो गया आपका, उसमें 25-30% का थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, बिकॉज ओवरसीज फंड में मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे तो यूएस एक्सपोजर ज्यादा रहेगा। तो आज की तारीख में वहां एक एस्पेक्ट है जहां से फंड को बंद मत करिए। अगर आप सिप कंटिन्यू कर रहे हैं तो सिप को बंद मत करिए। यदि एक कॉर्पस क्रिएट हो गया तो 25-30% आप थोड़ा सा वहां से एग्जिट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पोर्टफोलियो में अभी मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा चेंज करने की जरूरत है। और 20 साल का आपने जो टेन्योर सोचा है, अगर यही आप सिप कंटिन्यू रखते हैं, 55 लाख भी आपका कॉर्पस क्रिएट हो गया है, और 12% से भी लेता हूं तो 10 करोड़ 40 लाख के आसपास आपका कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपको अपने टारगेट अचीव करने में। जस्ट स्टिक टू दीज फंड्स और उसको थोड़ा सा रिव्यू करते रहें, बिकॉज आज की तारीख में ये फंड्स बहुत अच्छे हैं, बट जैसे जैसे आप समय बीतता जाएगा, अगले 10 साल 15 साल उसमें देखें, अगर कहीं अंडर परफॉर्मेंस है तो आप शिफ्ट करें, अदरवाइज कंटिन्यू रखें। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। प्रेम द्विवेदी अहमदाबाद से, इनका सवाल आया है हमारे पास ईमेल से, तो फ़ोन पर ये खुद है नहीं सवाल पूछने के लिए। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनका सवाल मैं रखूं। तो 44 साल के हैं, 32,000 रुपये की मंथली एसआईपी कर रहे हैं, और 1,08,000 रुपये का कॉर्पस इनका इकट्ठा हो चुका है। 15-20 साल के लिए पैसे डाल रहे हैं, 10% का स्टेप अप टॉप अप करने के लिए भी तैयार हैं। मुख्य सवाल यही है कि फंड सिलेक्शन सही है क्या? और प्रेम जी का पोर्टफोलियो आएगा आपके सामने, पराग पारिक है इसमें, बंधन स्मॉल कैप है, एचडीएफसी मिड कैप है, और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 है। तो विकास जी, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, फंड लेवल पे देखें तो आप देखें उनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। इन्होंने एक स्मॉल कैप स्ट्रैटेजी ली हुई है, एक फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी है, एक मिड कैप फंड लिया हुआ है, फिर एक वैल्यू थीम लिया है जो इन्होंने एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड लिया है, और साथ साथ में इन्होंने एक ओवरसीज एक्सपोजर ले लिया एज ए टैक्टिकल कॉल, लाइक मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100, और उसमें भी इन्होंने कोई सिप का अमाउंट बहुत बड़ा नहीं रखा है। तो यहाँ पे मैं उनको कोई किसी तरह का कंसर्न नहीं मुझे लगता कि होना चाहिए।
अब इन्होंने जो अपना टारगेट बताया है और इन्होंने ये बोला है कि ये 10% का स्टेप अप जो है करना चाहते हैं। यहाँ मनोज जी सिर्फ मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हमारी जो सिप की प्रोग्रेशन है वो किस तरीके से होगी। तो फॉर एग्जांपल हम पहले सिप के ऊपर ले लेते हैं कि पहले साल अगर ये आज की तारीख में 32,000 का सिप कर रहे हैं तो अगले साल इनका 10% बढ़ के वो 35,200 का हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें ये धीरे धीरे बढ़ते 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 जब 5 साल हो जाएंगे तो यही इनका सिप अमाउंट जो है 46,851 का हो जाएगा। फिर अगेन वो 10% स्टिप बढ़ते बढ़ते 10th ईयर में इनकी जो मंथली सिप होगी वो 75,454 के आसपास की हो जाएगी। और अब ये 10 साल से बढ़ते बढ़ते क्योंकि 10% स्टेप अप ये करते जा रहे हैं, 15वें साल में इनकी जो सिप अमाउंट होगी वो होगी 1,21,520। और यही अगर और 5 साल 10% का स्टेप अप करते हैं तो सिप अमाउंट जो होता है वो बढ़ के हो जाता है 1,95,000। तो यहां मनोज जी एक चीज बहुत जरूरी होती है कि जो मैंने एक छोटा सा एक्सेल बनाया था और इनके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 10% का स्टेप अप ये इस तरीके से ना ले रहे हो कि मैं 3,200 का स्टेप अप हर साल करता रहूं, तो वो लीनियर तरीके से नहीं। जब हम 10% स्टेप अप की बात करते हैं तो वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है। तो 32,000 की जर्नी जो है वो 20वें साल में 1,95,000 मंथली सिप जो होगी उस वहां तक जाएगी। बट अगर इनको ये कैलकुलेशन के माइंड में है तो बहुत ही अच्छी बात है। और तीसरा ये है कि अगर 12% की CAGR से लेता हूं तो 15 साल में इनका जो है 3,38,00,000 के आसपास कॉर्पस बन जाएगा। और यही अगर 5 साल के लिए अगर ये कंटिन्यू करते हैं, मतलब जैसे इन्होंने बोला 15 और 20 साल में ये 7,40,00,000 हो जाएगा। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है कि आप जितना लंबा अपने पोर्टफोलियो को चलाते हैं उतना ही आपका जो कॉर्पस है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे मेरे। फंड लेवल पे मुझे इनके फंड सिलेक्शन बहुत अच्छी लगी। ही शुड कंटिन्यू विद दिस फंड्स। और जो हमने प्रोग्रेशन बताया कि इनके SIP किस तरीके से 32,000 से शुरू होके फिर वो 46,000 का, फिर वो 75,000 का, और फिर करते करते लास्ट 20वें साल में 1,95,000 का मंथली सिप इनका उस समय चल रहा होगा। चलिए, तो बड़ी अच्छी चीज़ आपने बीच में इनका रेफरेंस लेके समझाई है, ये सभी लोगों की काम आएगी। खास करके एक पॉइंट जो इन्होंने बताया, चूँकि बहुत आम निवेशक हैं और छोटी छोटी बचत से भी लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो स्टेप अप आप करते हैं अगर आप उसको 10% मान के कर रहे हैं, एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं कि 10% स्टेप अप पर क्या होगा, तो उसका मतलब ये होता है कि हर साल बेस बड़ा होगा और उस बेस के हिसाब से 10% आपको इन्वेस्ट करना होगा। ये नहीं कि आज आपने कैलकुलेट कर लिया। विकास जी, ये बताइए कि ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जितनी भी हमारे पास जो क्वेरीज आती है, मैक्सिमम क्वेरीज पोर्टफोलियो को लेकर होती है, क्या वजह है इसकी? देखिए, क्योंकि बहुत सारे आप देखें मनोज जी, बहुत सारे लोग DIY मॉडल जिसको हम बोलते हैं डू इट योरसेल्फ, तो उसमें होता क्या है कि जब तो बाजार बहुत अच्छा चल रहा होता है तब तक सबको ये लगता है कि जो भी मैंने फंड लिया है वो फंड अच्छा ही कर रहा है और वो उनको बढ़ता हुआ दिखता भी है। बट वोलेटिलिटी वाले टाइम पे जो होता है, ऐसे इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे फंड्स होते हैं जो स्ट्रैटेजी इस चढ़ते हुए बाजार में तो अच्छा काम कर रही होती है बट खराब बाजार में वो उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है एक ऐसे टाइम पे इनको कोई ना कोई हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, और आप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं उनको, आप योर मनी के थ्रू, कि जहां पे भी कोई इन्वेस्टर्स अटक रहे हैं, उनकी क्वेरीज हैं, तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो सॉल्व हो जाती हैं। चलिए, तो इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है और आपके जैसे दूसरे जो एक्सपर्ट्स हम बुलाते हैं उनका भी। चलते चलते अपने टॉप 4 फंड्स भी बता दीजिए विकास जी। देखिए मनोज जी, आज की तारीख में अगर किसी को नया पोर्टफोलियो बनाना है या कोई चाहता है कि वॉलेटिलिटी का टाइम पीरियड चल रहा है और मुझे कौन से फंड लेने चाहिए, तो जो आज के टॉप पिक्स हैं वो मुझे लगता है एक फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी लीजिए। उसमें HDFC फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक ICICI प्रू का इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ले लीजिए, बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड है, डायनेमिकली मैनेज्ड इक्विटी फंड है। अगेन ऑल अक्रॉस द मार्केट कैप्स में एक्सपोजर मिल जाता है। मिड कैप का एक फंड आप ऐड कर सकते हैं, कोटक मिड कैप का, और एक मल्टी कैप आप ऐड कर दीजिए, निपॉन इंडिया मल्टी कैप। ये अगर फंड्स रखेंगे तो आपका मार्केट का पूरा यूनिवर्स कवर हो जाएगा। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लगभग हर तरह की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका भी एक्सपोजर हो जाएगा, और एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ये पोर्टफोलियो चल सकता है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास जी, अपने अनमोल विचार हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। योर मनी में फ़िलहाल इतना ही। आप भी चाहें तो अपने सवाल हमें भेज सकते हैं हमारे ईमेल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर लाइव प्रोग्राम के दौरान। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।